हेलो एवरीवन। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ एंजाइम्स का। और जो हमारे आज के टॉपिक्स है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स और आईयूबी एंजाइम क्लासिफिकेशन। तो इन टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम पहले पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ एंजाइम क्लासिफिकेशन। हिस्ट्री ऑफ एंजाइम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की क्या ज़रूरत पड़ी हमें, ये देखेंगे हम। ठीक है, तो हमें एक सिस्टमैटिक अप्रोच चाहिए था। सिस्टमैटिक अप्रोच चाहिए था जिससे हम एंजाइम्स का एक तो नाम रख सके और उन्हें कैटेगराइज करें। ठीक है, तो एक सिस्टमैटिक अप्रोच चाहिए था to naming and categorizing enzymes. मिड 20 सेंचुरी में न्यू एंजाइम्स डिस्कवर हो रहे थे। तो उस समय पे हमें क्लासिफिकेशन की ज़्यादा नीड पड़ी। क्यों पड़ी हमें ज़्यादा नीड? क्योंकि रैपिड increase of names, rapid increase of names and synonyms that created confusion within this scientific community. तो ज़्यादा नीड कब पड़ी हमें क्लासिफिकेशन की? मिड 20 सेंचुरी में, क्योंकि न्यू एंजाइम्स डिस्कवर हो रहे थे, ज़्यादा एंजाइम्स डिस्कवर हो रहे थे उस टाइम पे। और जिससे क्या हुआ, इंक्रीज हुआ नेम्स और सिनोनिम्स का इन एंजाइम्स में, और जिससे ना कन्फ्यूजन हुआ साइंटिफिक कम्युनिटी को। इसीलिए हमें एक सिस्टमैटिक अप्रोच चाहिए था, एक क्लासिफिकेशन हमें चाहिए थी, एंजाइम की क्लासिफिकेशन, ताकि हम एंजाइम्स को नाम दे सके जिससे हमें इजी हो उनको आइडेंटिफाई करने में। तो इस इश्यू को एड्रेस करने के लिए जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इस इशू को एड्रेस करने के लिए उसने ना इस्टेब्लिश किया एंजाइम कमीशन। एस्टैब्लिश किया था द एंजाइम कमीशन किसने इस्टेब्लिश किया? एंजाइम कमीशन, आईयूबी ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने। और हमें क्या उसने प्रोवाइड किया? क्लियर फ्रेमवर्क फॉर एंजाइम नोमेनक्लेचर, तो जो ये कंफ्यूजन हो रहा था, बहुत सारे नेम्स का एक वो रैपिड इंक्रीज हुआ,
तो इसको एड्रेस करने के लिए जो आईयूबी है उसने इस्टेब्लिश किया एंजाइम कमीशन। किस साल में इस्टेब्लिश किया? 1961। 1961 में एंजाइम कमीशन को इस्टेब्लिश किया और हमें क्या दिया? एक फ्रेमवर्क दिया फॉर एंजाइम नॉमेनक्लेचर। 1961 में एंजाइम कमीशन इस्टेब्लिश हुआ। फिर इसके बाद क्या हुआ? 1978 में क्या हुआ? 1978 में क्या हुआ? 1978 में हमें फर्स्ट 1978 में हमें फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव recommendations for enzyme nomenclature was published by the IUB. Recommendation for enzyme nomenclature were established by the IUB. 1978 में क्या हुआ? एक कॉम्प्रिहेंसिव या कंप्लीट रिकमेंडेशन हमें मिली एंजाइम नोमेनक्लेचर की, जो एस्टैब्लिश किसने किया? आईयूबी ने 1978 में। इस एडिशन में क्या था? जो ये 1978 की एडिशन थी, इसमें क्या क्या चीज़ें थी? इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड था? गाइडलाइंस, डिटेल्ड गाइडलाइंस इस पे इंक्लूडेड था। डिटेल्ड गाइडलाइंस इस पे ऑन नेमिंग एंजाइम्स based on their reaction, based on their reaction। एक तो इसमें ये था और इसके साथ साथ क्या था? एक इन लोगों ने असाइन किया था हर एक एंजाइम को, हर एक एंजाइम को एक ईसी नंबर दिया था। ठीक है, ईसी नंबर असाइन किया था हर एक एंजाइम को, ईच एंजाइम। इससे क्या हुआ? ताकि हमें आसानी हो आइडेंटिफिकेशन और रेफरेंस में, ईजियर रेफरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन, इसमें हमें आसानी हो। तो क्या पढ़ा हमने? 1961 में एंजाइम कमीशन एस्टैब्लिश हुआ, और 1978 में आईयूबी ने इस्टेब्लिश किया, या पब्लिश आप कह सकते हो, पब्लिश किया एक कंप्लीट रिकमेंडेशन फॉर एंजाइम नोमेनक्लेचर, जिसमें उस एडिशन में क्या क्या इंक्लूड था? डिटेल्ड गाइडलाइंस ऑन नेमिंग एंजाइम्स बेस्ड ऑन देयर रिएक्शन, और मैंने बताया, और उन लोगों ने असाइन किया एक ईसी नंबर हर एक एंजाइम के लिए, ताकि हमें रेफरेंस और आइडेंटिफिकेशन में आसानी हो। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो यहाँ पे ईसी नंबर इन लोगों ने असाइन किया, जो ईसी नंबर है, ईसी नंबर ना कंसिस्ट करता है 4 डिजिट्स। ईसी नंबर कंसिस्ट 4 डिजिट्स। जो पहले 3 डिजिट्स होते हैं, फर्स्ट थ्री डिजिट्स जो होते हैं वो इंडिकेट्स क्लास, सब क्लास और सब क्लास। ये पहले 3 डिजिट्स जो इसी नंबर के हैं, 4 डिजिट्स पूरे होते हैं
और जो पहले 3 डिजिट्स हैं वो इंडिकेट करते हैं क्लास, सब क्लास और सब क्लास। और जो फोर्थ डिजिट होता है वो ना एक यूनिक कोड एक होता है, हम लिख सकते हैं सर्व एज अ यूनिक आइडेंटिफायर, सर्व एज अ यूनिक आइडेंटिफायर within its category, within its कैटेगरी। इसी नंबर ना हम आगे जाके भी पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर में, तो फिलहाल ना आप इतना याद रखें। 3 डिजिट्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं, पहले 3 डिजिट जो होते हैं वो इंडिकेट करते हैं क्लास, सब क्लास और सब क्लास। और जो फोर्थ डिजिट होता है वो ना एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। और फिर इसके बाद ना 1984 में एक और एडिशन हुई, जिसमें एक सबस्टेंशियल इंक्रीज देखा गया। किसमें देखा गया? नंबर ऑफ एंजाइम एंट्रीज में, नंबर ऑफ एंजाइम एंट्रीज में एक सबस्टेंशियल इंक्रीज देखा गया, जो रिफ्लेक्ट किसे कर रहा था? ऑनगोइंग रिसर्च और जो डिस्कवरीज हो रही थी एंजाइमोलॉजी में, ऑनगोइंग रिसर्च एंड डिस्कवरीज इन एंजाइमोलॉजी में, एंजाइमोलॉजी। ठीक है, ये डेट्स याद रखें। फिर जो मई 1991, इसमें फाइनल वर्जन जो 6th एडिशन का था वो अप्रूव किया गया। 6th एडिशन का था वो अप्रूव किया गया। उसमें देखा गया सारी एंट्रीज कितनी है, 3540 एंट्रीज है। और इन एंट्रीज में एक्टिवली लिस्टेड कितने हैं? 3196 एक्टिवली लिस्टेड है। ठीक है, और इसके साथ क्या देखा गया? प्रीवियस एडिशन से 29% इंक्रीज हुआ एंट्रीज का। ठीक है, 29% इंक्रीज हुआ इन एंट्रीज का प्रीवियस एडिशन से। तो ये था किसके बारे में था? हिस्ट्री के बारे में थे, हिस्ट्री ऑफ एंजाइम क्लासिफिकेशन। तो कौन कौन सा डेट आपने याद रखा? 1961 में स्टार्ट हुआ, 1961 से स्टार्ट हुआ, 1961 में एंजाइम कमीशन एस्टैब्लिश हुआ। फिर 1978 में फर्स्ट एडिशन हुई, फर्स्ट एडिशन। फिर जो 1984 में इसमें भी एक एडिशन हुई। और जो फाइनल वर्जन था 6th एडिशन का वो मई 1991 को हुआ। ठीक है, ये था थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में। अब हम आते हैं टॉपिक्स पे। अब जो हमारा टॉपिक है वो है IUB एंजाइम क्लासिफिकेशन, IUB एंजाइम क्लासिफिकेशन। अब ये हमारा टॉपिक है। हिस्ट्री तो जान ली आपने, अब हम टॉपिक पे आते हैं। तो अभी बताया मैंने ये क्यों एस्टैब्लिश हुआ था, क्यों एस्टैब्लिश हुआ था, ताकि एक सिस्टमैटिक अप्रोच मिल सके, हम एंजाइम्स को नाम दे सके और उनको कैटेगराइज कर सके। ठीक है,
तो इसने ना एक एस्टैब्लिश क्या किया था, सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन for enzymes based on the type of reaction they catalyze. For enzymes for enzymes based on the type of reaction they catalyze. Based on the type of reaction they catalyze. तो आईयूबी ने एक सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन दी एंजाइम्स की, जो बेस्ड किस पे थी, टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटालाइज, वो कौन सी रिएक्शन कर रहे हैं, किस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहे हैं। तो ये क्लासिफिकेशन से हमें एक तो रोल्स ऑफ जो एंजाइम्स थे उनको अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिली, जो एंजाइम्स का रोल था बायोकेमिकल प्रोसेसेस में, और उसके साथ साथ हमें किस में मदद की, आइडेंटिफिकेशन और स्टडी ऑफ न्यू एंजाइम्स में भी मदद की। तो हम ऐसे ले सकते हैं, दिस क्लासिफिकेशन, साफ लिखने की कोशिश कर रहे हैं, दिस क्लासिफिकेशन is essential for understanding the roles of enzymes, understanding the roles of enzymes in biochemical processes, roles of enzymes in biochemical processes, roles of enzymes in biochemical processes, और facilitate किया and facilitates the identification, and study of new enzymes तो जो ये एंजाइम्स है ना, तो जो एंजाइम्स हैं इनको हमने कैटेगराइज्ड इनटू 6 प्राइमरी क्लासेस, इनको हमने कैटेगराइज किया है 6 प्राइमरी क्लासेस में, 6 प्राइमरी क्लासेस में, और वो 6 क्लासेस हम एक एक करके पढ़ते हैं। और हर कोई क्लास each further subdivided into subclasses, each further subdivided into subclasses according to the specific reaction they perform, according to the specific reaction they perform। तो कितने क्लासेस है, 6 प्राइमरी क्लासेस है। तो हम पहला क्लास पढ़ते हैं, पहले क्लास से स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास पहला क्लास है वो है ऑक्सीडो रिडक्टेसेस। जो हमारे पास पहला क्लास है वो क्या है, ऑक्सीडो, आराम से समझते हैं।
जो हमारे पास पहला क्लास है वो क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। जो ऑक्सीडो रिडक्टेजेस ये वो एंजाइम्स है जो कैटालाइज करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, जो कैटालाइज करते हैं, क्या करते हैं, कैटालाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन, शॉर्ट शॉर्ट लिखते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को। यानी इसका मतलब क्या है, यानी वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या हाइड्रोजन एटम्स बिटवीन सबस्ट्रेट्स के बीच में या तो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं या हाइड्रोजन एटम्स को ट्रांसफर करते हैं। तो जो इसका एग्जाम्पल है अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी एग्जाम्पल याद रखो। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जो एक वेल नोन ऑक्सीडो रिडक्टेज है, वेल नोन ऑक्सीडो रिडक्टेज है। ये क्या करता है, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन करता है, फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन टू facilitates the transfer of electrons to oxygen, electrons to oxygen। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि क्या होने लगा। हाँ, आप सही है। ये क्या होने लगा इसे, अभी तक तो सही जा रहा था, कौन सा भूत आ गया। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। तो जो इसका एग्जांपल है, एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। एक तो मैंने कहा आपको साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जो एक वेल नोन ऑक्सीडो रिडक्टेज है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। एग्जांपल क्या है, जो लैक्टिक एसिड है, lactic acid is oxidized to pyruvic acid. Lactic acid is oxidized to pyruvic acid। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में जो NAD पॉजिटिव है ये रिड्यूस होता है NADH में। ठीक है, इस प्रोसेस में ये होता है। और इस रिएक्शन को कौन कैटालाइज करता है, इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है एंजाइम, जिसे हम कहते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। क्या कहते हैं हम, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, अब मैं आपको ये रिएक्शन दिखाता हूँ, ये रिएक्शन कैसे होती है। जो लैक्टिक एसिड है,
जो लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड यानी C3H6O3 और NAD पॉजिटिव। लैक्टिक एसिड क्या बनता है? पायरुविक एसिड यानी C3H4O3 और NADH और एक H पॉजिटिव। हो क्या रहा है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है लैक्टिक एसिड का, क्योंकि लैक्टिक एसिड लूज कर रहा है 2 हाइड्रोजन एटम्स को। तो लिखेंगे हम लैक्टिक एसिड लूजेस 2 हाइड्रोजन एटम्स ठीक है। और ये कन्वर्ट किस में होता है? पायरुविक एसिड में। ठीक है, लैक्टिक एसिड ये लूज करता है 2 हाइड्रोजन एटम्स को और किस में कन्वर्ट हो रहा है? पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। और रिडक्शन किसका हो रहा है यहाँ पे? रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे NAD पॉजिटिव का। ये गेन करता है एक हाइड्रोजन एटम को और ये क्या बनता है? NADH। तो क्या रखा आपने याद? तो कौन सा क्लास पढ़ा हमने पहले? हमने पढ़ा ऑक्सीडो रिडक्टेसेस। ऑक्सीडो रिडक्टेसेस वो एंजाइम्स होते हैं, इतना याद रखो, जो कैटालाइज करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को। फिर मैंने आपके इसके एग्जांपल्स भी दिखाए और एक एग्जांपल करके भी दिखाया। अब हम दूसरे पे आते हैं। जो हमारे पास दूसरा है वो है ट्रांसफरेजेस। दूसरा क्लास कौन है हमारे पास? दूसरा क्लास है हमारे पास ट्रांसफरेजेस। ये हमारे पास दूसरा क्लास है। ठीक है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है responsible for transferring of functional groups, responsible for transferring functional groups। जो ट्रांसफरेज होता है ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? फंक्शनल ग्रुप्स को ट्रांसफ़र करता है। जैसे मिथाइल है, एसिटाइल है और फॉस्फेट ग्रुप है। और फॉस्फेट ग्रुप्स है from one substrate to another, from one substrate। जो ट्रांसफरेज होते हैं किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? ट्रांसफरिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर, जैसे मिथाइल, एसिटाइल और फॉस्फेट ग्रुप्स हैं। जो ये एंजाइम्स होते हैं ये ना क्रूशल होते हैं किसके लिए? क्रूशल इन वेरियस बायोकेमिकल प्रोसेसेस, क्रूशल इन वेरियस बायोकेमिकल प्रोसेसेस, जैसे सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स। सिंथेसिस ऑफ ए लिखता हूँ मैं, अमाइनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स।
टाइड इसमें काम आता है, ठीक है। क्रूशियल फॉर वेरियस बायोकेमिकल प्रोसेसेस, जैसे एमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस और न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस। इसका जो एग्जांपल है याद रखो वो है एस्पार्टेट ट्रांसएमाइनेज। एस्पार्टेट ट्रांसएमाइनेज इसका एग्जांपल है, जो एमाइनो ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है, एमाइनो ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ये किसका एग्जांपल है? ट्रांसफेरेज का एग्जांपल है। कौन? एस्पार्टेट ट्रांसएमाइनेज। तो क्या होता है इसमें, जो एमाइनो ग्रुप है वो ट्रांसफ़र होता है। अमाइनो ग्रुप किसका ट्रांसफ़र होता है? एस्पार्टेट का अमाइनो ग्रुप। एस्पार्टेट का अमाइनो ग्रुप ट्रांसफ़र होता है अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट में। अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट में ट्रांसफ़र होता है अमाइनो ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं ट्रांसफ़र होता है अमाइनो ग्रुप एस्पार्टेट का ट्रांसफ़र होता है अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट में, जिससे क्या बनता है? एक तो बनता है ऑक्सैलो एसीटेट और बनता है ग्लूटामेट। एक बनता है ऑक्सैलो एसीटेट, ऑक्सैलो एसीटेट और बनता है ग्लूटामेट। ये दो चीज़ें बनती है। अब मैं यहाँ पे इसकी रिएक्शन लिखता हूँ जिससे आपको और समझ आएगा। जो एस्पार्टेट है और अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट है, ये क्या बनाते हैं? ऑक्सैलो एसीटेट और बनाते हैं ग्लूटामेट। क्या बनाते हैं? ग्लूटामेट, ठीक है। अब ऑक्सैलो एसीटेट कैसे बनता है? जो ऑक्सैलो एसीटेट है ये कैसे बनता है? ऑक्सैलो एसीटेट किससे बनता है? ये बनता है एस्पार्टेट से। जो मैंने अभी बताया, एस्पार्टेट क्या देता है? अमाइनो ग्रुप देता है। एस्पार्टेट फ्रॉम एस्पार्टेट लूजिंग इट्स अमाइनो ग्रुप। और जो हमारे पास ग्लूटामेट है, ये कैसे बनता है? फ्रॉम अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट से बनता है। अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट से बनता है, जो गेन करता है इस अमाइनो ग्रुप को। ग्लूटामेट ऐसे बनता है। और जो मैंने ये रिएक्शन लिखी है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल एस्पार्टेट पल्स टू ऑक्सैलो ग्लूटारेट, क्या देता है हमें? ऑक्सैलो एसीटेट
और इसके साथ हमें क्या देता है, एल ग्लूटेरेट। ये था ट्रांसफरेंस के बारे में। इसके बाद हमारे पास आ रहा है हाइड्रोलिसिस। जो हाइड्रोलिसिस है ये वो एंजाइम्स है जो कैटालाइज करते हैं हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस को, जो कैटालाइज करते हैं हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस को, हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं। ये क्या करते हैं, ये ना ब्रेक डाउन करते हैं सबस्ट्रेट्स को बाय द एडिशन ऑफ वाटर। ब्रेक डाउन करते हैं सबस्ट्रेट्स को बाय एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, ये जो एंजाइम्स होते हैं ना, ये क्रूशल होते हैं डाइजेशन के लिए। एंजाइम्स आर क्रूशल फॉर डाइजेशन। ये डाइजेशन में काम आते हैं, हाइड्रोलाइसिस। अब बताओगे क्यों, ये करते क्या है। ये ना लार्ज इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल जो होता है, इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल जो होते हैं, उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं जो लार्ज इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं स्मॉलर सॉल्युबल वंस में, जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, जो हमारी बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। इसका एक कॉमन एग्जांपल है जो आपने पढ़ा होगा 12th में। इसका कॉमन एग्जांपल क्या है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। ये तो पढ़े होंगे ना, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन इसके कॉमन एग्जांपल्स है। ठीक है, और ये किस में काम आते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम है, इतना तो पता है ना किस में काम आते हैं, प्रोटीन हाइड्रोलिसिस में। प्रोटीन हाइड्रोलिसिस में काम आते हैं। कौन काम आते हैं, पेप्सिन और ट्रिप्सिन यानी हाइड्रोलिसिस। अब एग्जांपल देखो, मैंने बताया नहीं, ये सबस्ट्रेट्स को ब्रेक करते हैं। जो स्क्रोज है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक होता है। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है, स्क्रोज के साथ वाटर मिलता है और किस में ब्रेक होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, ये था हमारे हाइड्रोलाइसिस के बारे में। अब हमारे पास आता है लाइजेस। क्या आता है हमारे पास, लाइजेस। लाइजेस वो एंजाइम्स होते हैं जो कैटालाइज करते हैं रिएक्शंस को, जो ऐड या रिमूव करते हैं ग्रुप्स को, और क्या बनाते हैं, डबल बॉन्ड्स बनाते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन। उनमें हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन नहीं होती है, उनके बगैर वो क्या बनाते हैं, डबल बॉन्ड्स बनाते हैं। या तो वो ऐड करते हैं या तो वो रिमूव करते हैं ग्रुप्स को। तो हम क्या लिख सकते हैं, कैटालाइज रिएक्शंस that add or remove groups that add or remove groups
to form double bonds, short लिखा मैंने, to form double bonds without involving hydrolysis or oxidation, without involving hydrolysis or oxidation. वो डबल बॉन्ड्स बनाते हैं लेकिन उनमें हाइड्रोलिसिस या ऑक्सीडेशन नहीं होता, ना वाइटल रोल प्ले करता है बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवेज में, जैसे कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट, vital role in various metabolic pathways. Various metabolic pathways, जैसे ग्लूकोज को पायरुवेट में, ग्लूकोज को किसमें, पायरुवेट में, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं हम। अब जो इसकी नोटेबल एग्जांपल है, लाइज इसकी नोटेबल एग्जांपल है, वो है रुबिस्को, ठीक है। राइबोलोज डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है। और है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, ये ना इसकी दो एग्जांपल्स है। अब रुबिस्को पता है ना, रुबिस्को कहाँ यूज होता है, केल्विन साइकिल, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के केल्विन साइकिल में यूज होता है। अब देखो इसके ना कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखो, स्लाइज इसके, फिर मैं एग्जांपल दिखाऊंगा। की कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला याद रखो, या तो ऐड करता है, जो मैंने पहले ही बताया, या तो ऐड करता है या तो रिमूव करता है ग्रुप्स को। अब कौन कौन सा ग्रुप हो सकता है जो ऐड हो सकता है, रिमूव हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड है, NH3 है, H2 है, और इसके साथ साथ फॉस्फेट ग्रुप्स है, फॉस्फेट ग्रुप्स, ठीक है। फिर क्या बनता है, टू क्रिएट और break double bonds in the substrate, double bonds in the substrate। दूसरा याद रखो, पानी की कोई ज़रूरत नहीं होती इसमें, no water molecules are used, no water molecules are used in the process, जैसे हाइड्रोलाइसिस में होता है, ठीक है। no water molecules are used in the process unlike हाइड्रोलाइसिस, जैसे हाइड्रोलाइसिस में होता था, unlike हाइड्रोलाइसिस। इसके साथ साथ एक और पॉइंट याद रखो, जो एक और पॉइंट है वो क्या है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। नो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस अनलाइक ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है। नो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टेक्स प्लेस unlike oxidoreductases
ऑक्सीडो रिडक्टेंस, जो कि हमने पहला प्राइमरी क्लास पढ़ा। ये चीज़ें आप याद रखोगे, इसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एग्जाम्पल देखो, जल्दी जल्दी एग्जाम्पल देखो, अब जल्दी जल्दी करते हैं। एग्जाम्पल क्या है जो मैंने अभी बताया? पायरोवेट जो है ज़्यादा मोटा लिख रहा, जो हमारे पास क्या है, पायरोवेट है, यानी CH3COCOH। ठीक है, इसका क्या होता है? डिकॉर्बोक्सिलेशन। इसका होता है डिकॉर्बोक्सिलेशन, यानी लूजिंग या कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप। देखो, ये जो है पायरुवेट हमारे पास, इसका हुआ डिकॉर्बोक्सिलेशन, और हमें क्या मिल गया? क्या मिल गया हमें? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड निकला ना बाहर, हमें मिला एसीटल्डिहाइड। और जो एसीटल्डिहाइड है CH3C डबल बॉन्ड हो, देखो डबल बॉन्ड बन गया ना। डबल बॉन्ड कहाँ बन गया? जो इसका कार्बोनाइल ग्रुप है यहाँ पे। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बन गया। यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड बन गया। ये किसके एग्जाम्पल है? लाइसिस के एग्जाम्पल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये लाइन क्यों खींच रहा है? अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आइसोमेरेजेस। क्या पढ़ेंगे? आइसोमेरेजेस। आइसोमेरेजेस वो एंजाइम्स हैं जो कैटालाइज क्या करते हैं? कैटालाइज देयर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, कैटालाइज करते हैं अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल। जिससे ना आइसोमर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर्स। रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर्स। और जो एंजाइम्स होते हैं एसेंशियल होते हैं कुछ प्रोसेस के लिए, जैसे ग्लाइकोलाइसिस है और सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, इसके लिए आइसोमेरेज एंजाइम जो होते हैं ये ना एसेंशियल होते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल। आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं इसके। एग्जांपल क्या है इसका? इसका एग्जांपल है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, ये कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब देखो होता क्या है, जो इसका स्टेप 1 है ना, वो स्टेप 1 जो है इसका, वो फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट है।
फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। यहाँ पे इंटरमीडिएट कौन होता है? ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ठीक है, तो जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ये जो है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज है, ये इसको क्या बनाता है? ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो ये फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज होता है ना, ये ना टेम्पररी ट्रांसफ़र करता है फॉस्फेट ग्रुप को 6th कार्बन से। ठीक है, और क्या बनाता है? ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट। और जो इसका स्टेप 2 है, ये ना इंटरमीडिएट है। ठीक है, स्टेप 2 में क्या होता है? ये फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है, इस फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है टू कार्बन 1। ठीक है, यानी अब जो ये हमारे पास ये इंटरमीडिएट बन गया था ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट, इससे हमें क्या मिला? ये पीजीएम फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। अब क्या मिला हमें? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमें इंटरमीडिएट मिलता है ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फिर हमें ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट से क्या मिलता है? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। यहाँ पे क्या होता है, जो ये फॉस्फेट ग्रुप होता है, ये ट्रांसफ़र होता है इस एंजाइम से फर्स्ट कार्बन ऑफ ग्लूकोज पे। ठीक है, और हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। अब जो हम पूरी रिएक्शन अगर हम लिखें तो हम वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। जो हमारे पास फाइनल रिएक्शन है, वो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इंटरमीडिएट के बगैर लिख रहे हैं हम। ठीक है, पीजीएम से क्या बनता है? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ठीक है, ये ना रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी हमने इससे वापस भी बना सकते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे इंटरमीडिएट जो बना ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट, और हमारे पास जो प्रोडक्ट क्या मिला? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। तो मैं यहाँ पे रेड से लिखता हूँ, ये क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं लाइगेज पे। किस पे? लाइगेज पे आते हैं। जो हमारे पास लाइगेज है, इन्हें हम सिंथेटाइजेज भी कहते हैं। ठीक है, ये किस में काम आता है? ये कैटालाइज करता है जॉइनिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल। कैटालाइज है, ये लास्ट है हमारे पास, जॉइनिंग ऑफ
two molecules often using energy released from the hydrogen, energy released from the hydrolysis of ATP, from the hydrolysis of ATP। ठीक है, इस रिएक्शन को होने के लिए ये क्या यूज़ करता है, इन मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करने के लिए ये क्या यूज़ करता है, जो एनर्जी रिलीज होती है ATP से उसको यूज़ करता है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, जो लाइगेज है, इसका यूज़ हम या आप ऐसे कह सकते हो। पहला आप अगर सिंपल भाषा में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ligases use ATP to connect two molecules together। सबसे आसान भाषा में हमने लिखा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कहाँ पे काम आते हैं। ये ना DNA रेप्लिकेशन और रिपेयर में काम आते हैं। DNA रेप्लिकेशन और रिपेयर में काम आते हैं। ठीक है, और जो बायोसिंथेटिक पाथवेज होते हैं उनमें भी काम आता है। अब जो इसका एग्जांपल है ना वो है DNA लाइगेज। इसका जो एग्जांपल है वो क्या है हमारे पास, DNA लाइगेज जो ज्वाइन करता है DNA रेप्लिकेशन, जो ज्वाइन करता है DNA फ्रैगमेंट्स को ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, DNA फ्रैगमेंट्स को ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा क्या होता है। जो हमारे पास DNA होता है ये किससे मिलता है, ATP की एनर्जी यूज़ करता है और हमें क्या मिलता है, DNA जॉइनर, यानी DNA जॉइन होता है और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और हमें मिलता है पायरोफॉस्फेट यानी PPI। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होता है, जो ये रिएक्शन होती है इसमें ना फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है बिटवीन टू फ्रैगमेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन द DNA फ्रैगमेंट्स। ठीक है, DNA फ्रैगमेंट्स के बीच में क्या बनता है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब देखो हो गया खत्म। अब जो इसका स्टेप 1 है वो है हमारे पास एक्टिवेशन। क्या है हमारे पास, एक्टिवेशन। इसमें क्या होता है, जो DNA 1 है ना 3' OH प्लस DNA 2 5' फॉस्फेट प्लस ATP। तो एक्टिवेशन में क्या होता है, ये ATP ना हम किस में यूज़ करते हैं, जो ये 5 फॉस्फेट है ना 5' फॉस्फेट, इसको ना एक्टिवेट करने में।
यूज़ करते हैं। तो जो डीएनए लाइगेज है ये क्या करता है, ये क्या बनता है फिर, डीएनए 1,3-OH और 5- जो फॉस्फेट था एक्टिवेट हो गया और क्या बन गया 5-AMP। तो एक्टिवेशन में क्या होता है, जो एटीपी होता है किस में यूज़ आता है, एक्टिवेट करता है। क्या एक्टिवेट करता है, जो ये 5- फॉस्फेट है ऑफ 1 डीएनए स्ट्रैंड, इसको एक्टिवेट करने में काम आता है। इसके बाद क्या होता है, जो ये 5- फॉस्फेट है फॉस्फेट ग्रुप है डीएनए स्ट्रैंड 2 का, डीएनए स्ट्रैंड 2 का ये किससे एक्टिवेट हुआ, एटीपी से एक्टिवेट हुआ और इसने क्या बनाया, जो मैंने ऊपर लिखा 5-AMP इसने बनाया, जिसे हम कहते हैं एडिनाइलेटेड। और जो ये 5-AMP ये क्या है, इंटरमीडिएट, क्या बन गया 5- इंटरमीडिएट। अब स्टेप 2 में क्या होता, तो स्टेप 1 में एक्टिवेट हुआ यानी एक्टिवेशन हुआ 5- फॉस्फेट क्या बन गया 5-AMP। अब जो हमारे पास स्टेप 2 है उसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डाइस्टर बॉन्ड, डाइस्टर बॉन्ड हमारे पास बनता है यानी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हमारे पास बनता है। अब जो ये 5-AMP होता है ये ना लिंक्ड होता है किसके साथ, इस 3-OH के साथ लिंक होता है, 3-OH जो डीएनए स्ट्रैंड 1 का होता है। और ये क्या बनाते हैं आपस में, 5-AMP लिंक किसके साथ होता है 3-OH के साथ, डीएनए स्ट्रैंड 1 के साथ, और ये क्या बनाते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बनाते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बनाते हैं। यानी जो डीएनए स्ट्रैंड का 3-OH है और फर्स्ट स्ट्रैंड का है और डीएनए 2 का जो 5-AMP है, ये अब क्या बनाते हैं आपस में फॉस्फेस्टर बॉन्ड को बनाते हैं, डीएनए 1 प्लस डीएनए 2 है, डीएनए 2 जॉइनड पल्स एएमपी और पायरोफॉस्फेट पीपीआई। अब क्या होता है, जो एएमपी है ये रिलीज हुआ, एएमपी क्या हुआ रिलीज हुआ और जो फाइनल डीएनए स्ट्रैंड है ये कोवेलेंटली जॉइन हुए किससे,
joined by phosphodiester bond, joined by phosphodiester बॉन्ड से एक दूसरे से ज्वाइन हुआ है। अब हम फाइनल रिएक्शन जो लिख सकते हैं वो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। जो हमारे पास फाइनल रिएक्शन है वो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। जो DNA1 का 3-OH प्लस DNA2 का पहले 5-P ये एक्टिवेट होता है ATP से और ये क्या बनाते हैं DNA लाइगेज है। और ये क्या बनाते हैं DNA1 3- प्लस DNA2 जॉइनर AMP और PPI हमारी फाइनल रिएक्शन है। ठीक है, तो जो 5-P पहले एक्टिवेट होता है फिर AMP में होता है और AMP फिर रिलीज होता है और जो 3-OH है और 3-AMP ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सॉरी 5-AMP ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब जो हमारे पास लास्ट ये ना 6 क्लासेस हमने पढ़ लिए। अब जो IUB एंजाइम क्लासिफिकेशन है ना, जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री है, उसने ना एक क्लास को ऐड किया है जिसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेसेस। जिसे हम क्या कहते हैं ट्रांसलोकेसेस। जिसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेसेस। तो इसने एक 7th कैटेगरी को ऐड किया है, ये 7th। ठीक है, ये रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है इतना देखो बस, और आज के टॉपिक्स हमारे ख़त्म हुए हैं। ये रेस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट ऑफ आयॉन्स, movement of ions or molecules across membrane, movement of ions or molecules across membranes। ठीक है, इसके साथ साथ ये फैसिलिटेट करता है क्रूशियल प्रोसेसेस जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन और न्यूट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ये भी याद रखो। इसके साथ साथ कुछ और काम करता है जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन है और न्यूट्रॉन ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। और ये टॉपिक्स जो हमने कवर किए, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा क्योंकि हमने कोई भी जल्दबाजी नहीं की। सारे टॉपिक्स जो है हमने आराम से कवर किया है ना, और आराम से बताया मैंने आपको। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, इसके साथ साथ सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। और कोई क्वेश्चन वगैरह हो, कोई सजेशन हो, कुछ भी हो, उसे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें और इसके साथ इसको भी करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करें और एक बड़ा सा थैंक यू यहाँ पे मैं देता हूँ। देखने के लिए शुक्रिया और ये चीज़ें ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।